हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की बुक भारत भौतिक पर्यावरण में चैप्टर अपवाह तंत्र। देखिए, आपको नाम से पता चल रहा होगा अपवाह का मतलब होता है बहना, पानी का बहना। तो बहने से संबंधित है, जैसे नदियाँ, नाले, वाहिकाएँ, इन सभी के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। देखिए, आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले, वाहिकाएँ देखी होंगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। देखिए, आपने देखा होगा अपने घरों में भी या घर के बाहर भी छोटी छोटी नालियाँ बना देते हैं लोग। तो वो किस लिए बनाते हैं? ताकि जल का निकास एक दिशा में, सही दिशा में हो सके। लेकिन अगर नालियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा कि उसकी पानी की कोई दिशा नहीं होगी, वो इधर उधर फैलेगा, सड़कों पर फैलेगा या फिर कहीं भी जा सकता है वो पानी इधर उधर करके। तो ऐसे वो गलत दिशा में जाने से बाढ़ का आना एक मतलब संकेत बन जाता है। बाढ़ का आना एक सामान्य घटना बन जाती है, बाढ़ आ सकती है। लेकिन अगर उसको एक दिशा मिल जाएगी तो वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे जाकर एक निश्चित जगह पर जाके मिल जाएगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी के बारे में आज हम लेसन में पढ़ेंगे। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से मतलब नालियों के माध्यम से जो जल बह रहा है उसे ही अपवाह कहा जाता है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। जो अपवाह तंत्र है वो कैसे बनाए जाते हैं? चट्टानों की प्रकृति से भी बन जाते हैं, वो स्थलाकृति से भी बन जाते हैं। जो बहते जल की मात्रा होती है, ज़्यादा है तो वो हो सकता है धीरे धीरे करके, जैसे ज़्यादा पानी बह रहा है तो धीरे धीरे करके वहाँ पे उसका रास्ता बन जाएगा वहाँ पे बहने का। तो ऐसे करके ये जो अपवाह तंत्र है ये बन जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे इस लेसन में ज़्यादा परिभाषाएं दे रखी हैं, तो हमें बस उन परिभाषाओं पर ही ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैच करने के लिए आ जाता है। परिभाषा एक तरफ दी जाती है और एक तरफ उसका टाइटल दिया जाता है कि इसे क्या कहते हैं। तो इसलिए हमें इस लेसन में परिभाषाओं पर ध्यान देना है ज़्यादा। आगे दे रखा है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अगर नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से, किसी विशेष जगह से अपना जल लेकर आ रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? जल ग्रहण क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, मतलब किसी नदी या फिर उसके द्वारा जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अपवाह द्रोणी। एक नदी है और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो क्षेत्र अपवाहित हो रहा है उसे कहा जाएगा अपवाह द्रोणी। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? जल विभाजक, जल संभर या वाटरशेड कहा जाता है। पहले तो एक नदी या उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके अपवाही क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको क्या कहते हैं? जल विभाजक, जल संभर या फिर वाटरशेड कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाही क्षेत्र को जल संभर ही कहते हैं। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जो अपवाही क्षेत्र है उसको कहते हैं नदी द्रोणी, और जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, उनका जो अपवाही क्षेत्र है उसे कहा जाता है जल संभर। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि इस जल संभर का आकार छोटा होता है। आगे देखिए, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा है। किसे? अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा है। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखिए, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। कुल अपवाह क्षेत्र का कितना? 77% जो भाग है, मतलब 75% से भी ज़्यादा हो रहा है।
3/4 से भी ज़्यादा हो रहा है। 77% भाग अब गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा आदि नदियों में शामिल है, जो कि कहाँ जाके विसर्जित होती हैं? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन 23% भाग, सिर्फ 23% भाग जो है, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां हैं, वो सब अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। तो कुल अपवाह क्षेत्र का 77% भाग गिरता है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, और बाकी जो बचा 23% वो गिरता है अरब सागर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से जो अपवाह द्रोणियाँ हैं उन्हें 3 भागों में बांटा है आकार के आधार पर, जिसमें पहला है प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। जिनका अपवाह क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा। एक तो वो है जिसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि, ये सब जो नदियाँ हैं ये इसमें शामिल हैं। दूसरा आता है मध्यम नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, मतलब वो उससे कम है, छोटी है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना, इनके जैसी 44 नदी द्रोणियाँ इसमें शामिल हैं। और तीसरा आता है लघु नदी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, मतलब ये उन दोनों से भी छोटी है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल होती हैं। तो जल संभर के आकार के आधार पर अपवाह द्रोणियों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, जिसमें फर्स्ट है जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। दूसरी है जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 किलोमीटर है। और तीसरी है जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 किलोमीटर से वर्ग किलोमीटर से कम है। तो इन सभी को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा है। आगे है कि उद्गम के आधार पर, उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, पहला हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में से हिमालय से निकलने वाली नदियों से ये पुरानी है, इसलिए इसमें समस्या उत्पन्न होती है। इनके बारे में हम सही से पता नहीं लगा पाते, क्योंकि ये जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये उनसे भी पुरानी हैं। तो अभी हमने 2 अपवाह तंत्रों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसमें से हम अब पहला पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। जो हिमालयी अपवाह तंत्र हैं उसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी जो द्रोणियाँ हैं वो शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं, मतलब 12 महीने वो बहती हैं, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ और जलप्रपात बनाती हैं। जब ये बहना शुरू होती हैं तो इनसे एक वी आकार बन जाता है, ये ऐसे आकार को निर्मित करती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र में एक नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। वह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, मतलब उसका ठीक से अपवाह नहीं हो रहा है, वो अपना मार्ग बदलने के लिए वो कहीं से भी अपवाह उसका बहाव उसका हो जाता है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा कर देती है। इस नदी में क्या होता है? अवसाद इकट्ठा होता है और वो क्या करती है कि मैदानी भागों में जाके उसे जमा कर देती है। इसलिए ये जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, मतलब ये बिल्कुल कुख्यात नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ, कब हुआ? देखें, भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले
2 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। क्या हुआ था कि 2.4 करोड़ से 50 लाख साल पहले मायोसीन कल्प में एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया था। उस नदी को तो हिमालय के संपूर्ण जो विस्तार है उसके साथ असम से पंजाब तक वो बहती थी और जो निचला हिस्सा है पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी जो है वो विसर्जित करती थी, अपवाहित करती थी। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 प्रमुख अपवाह तंत्रों में बट गई। वो जो इंडो ब्रह्म नदी थी वो सब जाके मिलती थी कहाँ? पंजाब में। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ। दूसरा है मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तीसरा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ कि जो इंडो ब्रह्म नदी थी उसे 3 अपवाह क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसमें पहला क्या था? पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, ये ध्यान रखना है। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। पूर्व में ब्रह्मपुत्र और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। इन्हें इस विभाजन में इस तरह विभाजित इनका किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पश्चिमी भाग में वो पोटवार पठार किसे कहा गया है? दिल्ली रिज को। दिल्ली रिज जो क्षेत्र है उसे कहा गया है पोटवार पठार। ये ध्यान रखना, इसे नोट कर लेना कि जो दिल्ली रिज क्षेत्र है उसे कहा गया है पोटवार पठार। और इसके उत्थान के कारण ही जब दिल्ली रिज क्षेत्र उत्थान हुआ, इसका उदय हुआ, तभी क्या हुआ कि इन सभी का विभाजन किया गया। और आगे हमने देखा कि इसी बीच में क्या हुआ कि प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित पहाड़ियों और जो मेघालय पठार था उसके बीच में जो मालदा गैप था उसका अधोक्षेपण हो गया। अधोक्षेपण का मतलब है भरना, वो भर गया, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तत्वों का दिक् परिवर्तन हुआ। जिससे क्या हुआ, जब वो भर गया तो क्या हुआ कि जो गंगा है और जो ब्रह्मपुत्र है, नदियाँ हैं, इनका परिवर्तन हो गया, ये इनमें बदलाव आ गया और वो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने लग गई। कौन कौन सी नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। अब हम पढ़ेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। अभी तक हमने देखी हिमालय अपवाह तंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ, ये क्या है, और अब देखेंगे इसकी नदियों के बारे में, जिसमें पहली नदी इसमें दे रखी है सिंधु तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। देखिए इसका क्षेत्रफल 11 लाख, कुल क्षेत्रफल है इसका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो पूरा टोटल क्षेत्रफल है वो है 11,65,000, लेकिन भारत में इसका कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई है पूरी वो है 2,880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1,114 किलोमीटर। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से हुआ है, जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका जो विकास हुआ, उद्गम हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद है जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। तिब्बत में इसे सीगी खम्बान अथवा शेरमुख कहा जाता है। तिब्बती इसे क्या कहते हैं? सीगी खम्बान या फिर शेरमुख इसे कहते हैं। किसे? सिंधु नदी तंत्र को।
यहाँ देखेंगे हम सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन कौन सी शामिल हैं, जैसे श्योक है, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग व द्रास। ये जो सभी नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। हमें बस इसमें इसकी सहायक नदियों के ध्यान रखना है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की। कौन कौन सी है, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास। ये सभी जो नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य नदियां जैसे खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर हैं। और भी अन्य जो इसकी नदियां दे रखी है वो हैं खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर प्रवाहित होती है, अरब सागर में जाकर वो मिल जाती है। यहाँ देखिए इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आती हैं, उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। जिसमें फर्स्ट है झेलम नदी, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरी नाग झरने से ये निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में जंग के निकट यह चेनाब नदी से जाकर मिलती है। कौन सी, झेलम नदी। दूसरी है चेनाब, ये भी एक सहायक नदी है सिंधु की। यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नदियों से मिलती है, चंद्रा और भागा, दो नदियों के मिलने से ये बनती है, इसलिए इसे चंद्रभागा कहा जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। 1180 किलोमीटर बहने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगली है रावी नदी। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से ये बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले ये नदी पीर पंजाल के दक्षिणी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। अगली है व्यास, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलुज नदी में जाकर वो मिल जाती है। अगली सहायक नदी है सतलज नदी। ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षसताल से निकलती है, जहां इसे लोकचैन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। लोकचैन खंबाब के नाम से किस नदी को जाना जाता है, सतलज नदी को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो सतलज नदी है इस पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, भाखड़ा नागल। आपने सुना होगा भाखड़ा नागल के बारे में। ये जो परियोजना है ये इसी नदी पर, ये जो बांध है ये इसी नदी पर बनाया गया है। अगला पॉइंट है गंगा नदी तंत्र। अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंधु नदी तंत्र, अब पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथ के नाम से जानी जाती है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा ये बन जाती है, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। यह अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो इसमें हमें यहाँ बस 3 लाइनें खासकर याद रखनी है। पहले तो ये
कि ये नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3,900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दूसरा है भागीरथी के नाम से इसे जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से जाकर मिलती है, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1,450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर ये मार्ग तय करती है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो कौन सा है? गंगा नदी तंत्र, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ इसमें शामिल हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं। ये नदियों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में, जिसमें फर्स्ट है यमुना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपुंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6,316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये सबसे पश्चिमी इसकी सहायक नदी है और इसका स्रोत है यमुना का यमुनोत्री हिमनद, जो हिमालय में बंदरपुंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। और ये इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। यमुना जो नदी है यमुनोत्री से निकलकर, हिमनद से निकलकर प्रयागराज उसमें प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जाकर गंगा से इसका संगम हो जाता है। अगली सहायक नदी है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई जमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड के नाम से जाना जाता है। उत्खात भूमि वाली ये नदी है, इसलिए इसे कहा जाता है चंबल खड्ड। अगली है गंडक नदी। ये दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी इसमें जाकर ये मिल जाती है। अगली है घाघरा नदी। ये माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के बाद यह शीशा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए एक पर्वत से बाहर निकलती है। इसके बाद है नेक्स्ट कोसी। ये पूर्ववर्ती नदी है, जिसका स्रोत चंबल में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेक्स्ट है रामगंगा। यह गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। अगली छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर है दामोदर नदी। ये भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है और बढ़ाकर इसकी एक मुख्य नदी है। कभी बंगाल का शोक कहा जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया था। अभी हमने पढ़ा था कोसी नदी के बारे में, जो बिहार का शोक है। यहाँ पे आया है बंगाल का शोक, किसे कहा जाता है? बराकर। नेक्स्ट है शारदा या सरयू नदी। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में होता है, जहाँ इसे गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है महानंदा। ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट है सोन नदी। ये अमरकंटक पठार से निकलती है
पहाड़ के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा गंगा की सहायक नदियों के बारे में, उससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु की सहायक नदियों के बारे में, और आगे हमारा पॉइंट आ गया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में है और यह लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और सांगपो का अर्थ होता है शोधक। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी, दिहिंग और धनसरी हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोश हैं। देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में, उसकी नदियों के बारे में और उन नदियों की भी सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में, हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ये किस किस के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनके, और जो अरब सागर में गिरती हैं उन सब के बीच में जल विभाजक का कार्य ये करता है। क्या? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास। पहले हमने पढ़ा था हिमालय अपवाह तंत्र का विकास पढ़ा था, तो वो कौन से काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान, ये किस काल में हुआ है? टर्शियरी काल में। और जो हिमालय अपवाह तंत्र था वो था प्लीस्टोसीन काल में। इसके दौरान पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिससे समुद्र तल से नीचे चला गया, इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। पहला तो ये हुआ कि जो टर्शियरी काल था उसके दौरान क्या हुआ कि नीचे समुद्र तल में जो अवतरण था उसमें धसाव आ गया और समुद्र तल नीचे चला गया। फिर हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हो गया। इसके बाद इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में वो झुक गया और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया और वहीं से क्या हुआ, प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र था उसका विकास हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, इसकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा से ये बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ये नदी 851 किलोमीटर लंबी और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की अपवाह द्रोणिका 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग ओडिशा राज्य में विस्तृत है। अगली नदी है गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल ये अपना विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और बाकी जो बचा भाग है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
और देखिए गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। अगली है कृष्णा नदी। ये पूर्व में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। अगली है कावेरी नदी। ये कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है, वहाँ ये बहती है। और इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? काबिनी, भवानी और अमरावती। अगली है नर्मदा नदी। ये अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और सरदार सरोवर जो परियोजना है वो इसी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है तापी। यह पश्चिम में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसकी लंबाई कुल है 724 किलोमीटर और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये अपवाहित करती है। अगली है लूनी जो राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो है लूनी नदी। ये पुष्कर के समीप दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है, सरस्वती और सागरगती, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। देखिए अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है कि पश्चिम की ओर जो बहने वाली छोटी नदियाँ हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। शैत्रुंजी एक ऐसी नदी है कैसी जो पश्चिम की ओर बहती है और छोटी नदी है शैत्रुंजी, जो अमरावती जिले में डलकोवे से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। और साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध छोटी नदियां हैं। तो इसमें 5 नदियों के नाम बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है शैत्रुंजी नदी और फिर है भद्रा नदी, फिर बताया गया है ढाढर नदी और फिर बताया गया है साबरमती और माही नदी। आगे नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ी में 670 मीटर की ऊंचाई पर है वेतरणा नदी, वो निकलती है। कालिनी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेइत्ती नदी हुबली से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। आगे है गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनका उल्लेख है, जिसमें एक का नाम है मांडवी और दूसरी है जुआरी। इनके बारे में बताया गया है। केरल की तट रेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5,397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से हम नीचे करेंगे। और इसमें दे रखी है पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पेरियार नदी जो केरल में है, इसका जलग्रहण क्षेत्र 5,243 वर्ग किलोमीटर है। और केरल की एक और नदी है जिसे कहते हैं पांबा नदी, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है और वेम्बानाद झील में जाके वो प्रवाहित हो जाती है।
यहाँ देखिए और भी छोटी नदियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है साबरमती है, जिसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 21,674। माही है 34,842 वर्ग किलोमीटर। ढाढर है 2,770 वर्ग किलोमीटर। कालिंदी है 5,779 वर्ग किलोमीटर। शरावती है 2,029 किलोमीटर। भरतपूजा है 5,397 किलोमीटर। और पेरियार है 5,243 किलोमीटर। ये जो टेबल है ये भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। अभी हमने पढ़ा पश्चिम की ओर बहने वाली, अब पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। तो ये जो छोटी नदियाँ हैं कुछ पूर्व की ओर वाली जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और छोटी होने के बाद भी ये बहुत महत्व रखती हैं अपना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो नदियाँ हैं वो हैं स्वर्णरेखा, वैतरणी। देखिए वैतरणी आया है इसमें पूर्व की ओर बहने वाली में। पश्चिम की ओर जो बहने वाली थी वो थी वैतरणा नदी, और जो पूर्व की ओर है वो है वैतरणी, ब्रह्मणी, वामसाधारा, पैनर, पालार और वेगोई। ये सभी जो हैं ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। यहाँ इन नदियों की एक टेबल दी गई है जिसमें फर्स्ट है स्वर्णरेखा, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है 19,296 वर्ग किलोमीटर। वैतरणी है 12,789। ब्रह्मणी 39,033। पैनर 55,213 और पालार है 17,870 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है नदी बहाव प्रवृत्ति। इसकी प्रवृत्ति के बारे में देखेंगे हम। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी इसमें एक दो लाइन्स हैं वो हम देख लेंगे कि एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। नहीं, नदी बहाव प्रवृत्ति किसे कहा जाता है कि एक नदी के चैनल में का मतलब जो उसकी वाहिनी है नदी की, उसमें पूरे वर्ष जल प्रवाह के प्रारूप को ही नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। और ये आपको पता ही कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वो 12 मासी होती हैं, 12 महीने वो बहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जल बर्फ़ पिघलने और वर्षा होने से वो प्राप्त करती हैं। आगे यहाँ दिया है कि जल विसर्जन क्या है, कि जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक्स या क्यूमैक्स में मापा जाता है। ये कभी पूछ सकते हैं कि जल विसर्जन को किससे मापा जाता है, क्यूसेक्स या क्यूमैक्स से। देखिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। इनकी तुलना के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसे हम बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, जिसमें पक्ष के आधार पर, जैसे सबसे पहले उद्गम स्थल। इसके आधार पर हिमालय जो नदी है वो हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत इनसे निकली है, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार और उच्च भूमि से निकली है। फिर है प्रवाह प्रवृत्ति इनकी। जो हिमालय नदियाँ हैं वो आपको पता है ये 12 मासी हैं, क्योंकि उनको वर्षा से जल प्राप्त होता है और बर्फ़ से प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी है वो मौसमी है, वो मानसून वर्षा पर निर्भर है। अप्रवाह के प्रकार पूर्ववर्ती व अनुवर्ती हिमालय नदी के जो मैदानी भागों में वृक्षारूप प्रारूप ले लेती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अध्यारोपित हैं, आर्य और आयताकार प्रारूप बनाती हैं। नदी की प्रकृति कैसी है? जो हिमालय नदियां हैं वो हैं लंबा मार्ग, ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरी हुई हैं, मैदानों में जल मार्ग बदलती हैं, विसर्ग बनाती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग बनाती हैं। फिर अगला पक्ष है जल ग्रहण क्षेत्र। ये जो हिमालय नदी है वो बड़ी द्रोणी है, और जो प्रायद्वीपीय नदी है वो छोटी द्रोणी है। फिर है नदी की आयु। हिमालय नदी है वो युवा हैं, अभी भी वो क्रियाशील हैं, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी हैं वो प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां हैं जो अपने आधार तल पर जा पहुंची हैं। तो ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।